बाजार में जिस तरह की घबराहट है, बिकवाली है, अगर देखें तो सितंबर-अक्टूबर 2024 के बाद से बाजार में अभी भी लोगों को इंतज़ार है कि कब अच्छी रिकवरी आएगी, कब वापस से उस तरह का मोमेंटम दिखेगा। लेकिन एफआईआईज़ की लगातार बिकवाली चल रही है, रुपए को लेकर दबाव है, लगातार किसी न किसी तरह के तनाव, जियोपॉलिटिकल रिस्क और ट्रेड वॉर जैसी स्थिति लगातार बाजार को पिछले कुछ समय से काफ़ी परेशान करती आ रही है। लेकिन आगे क्या होने वाला है? क्या यहाँ से बाजार बॉटम आउट हो सकता है? क्या पेन अभी और बाकी है? इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, डीआर चोकसी फिनसर्व के प्रमोटर एमडी देवेंद्र चोकसी साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला बिजनेस 24 टीवी के दर्शकों के लिए, इसके लिए धन्यवाद आपका। सर, मेरा पहला सवाल यही होगा, क्या बाजार में अभी और पेन बचा हुआ है और यहाँ पर गिरावट बची हुई है और क्या-क्या रिस्क यहाँ से और देख रहे हैं आप? वेरी हैप्पी बिजनेस 24 टीवी चैनल मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे इनवाइट कर रहे हैं आपके दर्शक मित्रों के साथ में मेरा व्यू शेयर करने के लिए। आई थिंक अगर एक लाइन में बताऊं ये चीज को मैं, शायद आपके जो क्वेश्चंस है, अगर ये मार्च महीने के अंदर जो वॉर ना होती तो आज निफ्टी शायद 26,000 के आसपास होता। सो उसके अंदर आपको शायद एक पॉइंट के अंदर आंसर पूरा मिल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट। टुडे मार्केट इज स्ट्रगलिंग। 23,000 के आसपास का जो निफ्टी है वो करीबन इसलिए यहाँ पे अटका हुआ है कि लार्जली दो चीज के ऊपर। एक तो वॉर के कारण जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी पैदा हुई, उसके अंदर दो चीज सामने उभर के आई। एक तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से एक रिजल्टेंट थ्रेट बनी कि इसके साथ में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बट अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसके पहले एक थ्रेट बन गई करेंसी डेप्रिसिएशन की, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को या ग्लोबल ट्रेडर्स को करेंसी डेप्रिसिएशन का एक थोड़ा भय लगना शुरू हो गया। तो दैट इज वेयर प्रॉब्लम, आई थिंक दे स्टार्टेड पुलिंग लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया मार्केट एंड अगेंस्ट द कन्वेंशनल थिंकिंग के इक्विटी बेच के उन्होंने पैसा निकाला है। ज्यादातर पैसा उन्होंने इक्विटी के साथ में डेरिवेटिव्स में से निकाला है मार्केट का, सो व्हिच हैज क्रिएटेड आई थिंक अ बिग अमाउंट ऑफ फॉल इन द मार्केट प्लेस। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो विलन इन द कार्ट का पैक है वो है डेरिवेटिव मार्केट, और उसकी हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। इसके कारण करेंसी घटी है और उसके साथ में रिजल्टेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, ऐसा एक थ्रेट बना हुआ है। तो ये जो फैक्टर हुए हैं उसके हिसाब से निफ्टी का जो आगे का जो समय 26,000 तक होना जरूरी बनता था, उसकी जगह पे निफ्टी हैज नाउ स्टार्टेड स्टैग्नेटिंग एट अराउंड 23,000 लेवल्स। कॉर्पोरेट इंडिया के वर्किंग देखें लास्ट क्वार्टर के अंदर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, कोई चैलेंज नहीं है। मे बी वी आर वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कि जिन्होंने इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने कॉर्पोरेट नतीजे को संभाल के रखा हुआ है। और अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है उसके अंदर भी ज्यादातर बदलाव नहीं है, एक्सेप्ट आई थिंक इन सम केसेस द मार्जिन्स विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द करेंसी प्रॉब्लम। थोड़े बहुत मार्जिन इफेक्ट हो सकते हैं अप्रैल टू जून क्वार्टर के अंदर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर ये चीज को आप अपने फेवर में लेना चाहते हो इन्वेस्टर के हिसाब से, तो एक तरफ एनालिसिस ऑफ द रियल वर्ल्ड सिचुएशन और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी इज फॉर इन्वेस्टर। अगर आज 26,000 का निफ्टी होता तो आपके हाथ के अंदर नए स्टॉक्स परचेजेस महंगे दाम में आते हैं। आज 23,000 का निफ्टी है तो आपके हाथ के अंदर स्टॉक जो परचेस कर रहे हैं आप, आज की तारीख में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो करीबन सस्ते दाम में मिल रही है। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए। थ्रेट जरूर है कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल है गॉट लिटिल अफेक्टेड, बट मोर इम्पोर्टेंटली इसके साथ में अगले समय का जो प्रॉमिस है उसके साथ में जुड़ा जाए तो आई थिंक आपको एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल रही है। सो इन्वेस्टर के लिए यही यही की टेक अवे रहना चाहिए कि ड्यूरिंग द अनसर्टेनिटी टाइम वी आर गेटिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट। तो ये बेहतर टाइम है, इनका यही कहना है। आप बॉटम पे ही ले पाएँ, ये तो मुश्किल ही होता है किसी भी मार्केट में, लेकिन जिस तरह के रिस्क थे उसके रिस्क के बावजूद
जो कह रहे थे देवेंद्र सर कि यहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ में कोई दिक्कतें नहीं आई, कंपनियों ने अच्छे नतीजे पेश किए। हालांकि Q1 को लेकर थोड़ी चिंता यहाँ पर इसलिए है, यहाँ पर मार्जिन हिट हो सकते हैं क्योंकि बाकी रॉ मटेरियल और क्रूड के प्राइसेस का असर थोड़ा ज़रूर दिखेगा। तो सर क्लैरिटी आने का इंतज़ार कर ले Q1 नतीजे के बाद जब एंट्री करे, या आपको लग रहा है कि अभी से ही खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए जिनका नज़रिया थोड़ा लंबा है? हर रात के बाद एक सुबह होती है, हम्म, जैसे हर फॉल के बाद मार्केट बढ़ता है। तो ये एक बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपको ये अनसर्टेनिटी दिख रही है, इसलिए आपको निफ्टी 23,000 में मिल रहा है। हम्म, जो दिन आपको अनसर्टेनिटी निकल जाएगी, वो दिन निफ्टी आपको 26,000 में ही मिलेगा। हम्म, क्योंकि सबको अनसर्टेनिटी के बाद लेना है, तो प्रीमियम तो देना पड़ेगा। हाँ दैट हाँ प्रीमियम वुड बी 25 to 30% एंड नॉट लेस। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना है तो कन्विक्शन के साथ करें, और कन्विक्शन आज की तारीख में बनता है तो अच्छे स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। मैं नहीं बोलता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर सब इन्वेस्टमेंट करना चालू करें। हाँ हाँ सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स की जो उम्मीद है, उनकी जो वर्किंग है कंपनियों की, उसके साथ में जुड़ जाए, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय इनटू द पोर्टफोलियोज। ओके। तो ये तो अच्छा आपने सर बता दिया है कि अब धीरे धीरे खरीदारी करें, सिलेक्टिव रहे। तो अगर सिलेक्टिव सर रहना है तो कहाँ वैल्यू और ग्रोथ दोनों आपको दिख रही है? इन्वेस्टमेंट आप कितने होराइजन के लिए करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ मेजोरिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स जो मार्केट में आते हैं, उनका होराइजन एक दिन का रहता है या एक महीने का रहता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट एक सिस्टमेटिक प्लान के हिसाब से करना चाहिए, और एक लंबे अरसे के लिए करना चाहिए। हाँ हाँ अगर आपने कोई अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और उनके दाम घटे हैं, तो आप समझ लो कि आपको एक अर्निंग कमाने की दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोअर लेवल्स। हाँ हाँ मैं ऐसा हमेशा समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी को आप निगलेक्ट ना करें। ये कौन सी अपॉर्चुनिटी है? करंट इन्वायरमेंट के अंदर पावर इन पावर यूटिलिटीज, पावर एंसिलरीज एक अपॉर्चुनिटी है। हम्म Some of the NBFC companies and consumer facing banking institutions हम्म opportunity है। हम्म Some manufacturing companies which are catering to the requirement of new generation of business, for example, data center, for हम्म example, AI factories जो नहीं डाल रहे हैं, many of the companies are putting across their own AI setups. हम्म Those companies which are putting across renewable power within the power and power utility जिसकी हमने बात की, हम्म जो कंज्यूमर लैंडिंग बिजनेसेस है, जिसके अंदर हम्म ऑटोमोबाइल्स है, रियल एस्टेट है, यानी आई थिंक सब तरीके के अलग अलग कारोबार के अंदर आपका पोर्टफोलियो बनाने की एक सुंदर आपको अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में मिल रही है। तो मैं ओके। ऐसा समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी काफी है। सिलेक्टिव रहना बहुत जरूरी बनता है, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टर के लिए एक चीज बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं बना सकते हो, तो जो इसके पास कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको दिखाने की, उसके साथ में जुड़ जाओ, एंड हम्म उसके साथ में जुड़े रहो। क्योंकि उसके साथ में कोई रोज सुबह में ले बीच का आप उसके पास आइडिया मत लो। हाँ उसके हाँ साथ हाँ में जुड़ हाँ जाओगे तो शायद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी कमाने की मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ओके। और आपने कुछ अच्छे नाम्स भी बता दिए कि पावर पावर एंसिलरीज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या एआई बेस्ड जो उस सेक्टर में हो, डेटा सेंटर्स वाली कंपनियां हो, यहाँ पर न्यू एज बिजनेसेस से जुड़ी हुई कंपनियां हो, वहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए। सर अब बात कुछ और सेक्टर की कर लेते हैं। बैंकिंग में कुछ मौके दिख रहे हैं, एनबीएफसीज की तो नाम आपने ली है, इसमें सरकारी बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पर कुछ वैल्यू नज़र आ रही है क्या? मौके दिख रहे हैं क्या ग्रोथ के कुछ? सरकारी बैंक के अंदर कंपनीज लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रिमेन एब्सोल्युटली वेरी कन्विंसिंग, क्योंकि हम्म सबसे बड़ी बैंक है, हम्म काफी हद तक मॉडर्न अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रही है। फॉर्चुनेटली वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, और दाम भी करेक्टेड हुए हैं। तो शायद मैं हम्म ऐसा समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी वाइज इससे अच्छा मौका ना मिले। अगर ओके। आप छोटी बैंक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर लाना चाहो, तो मैं इतना उसका स्ट्रॉन्ग एडवोकेट नहीं हूँ कि छोटी बैंक को हम्म आपको लेना चाहिए। क्योंकि अगर इकोनॉमी बड़ी होती है, तो आप हम्म जाओगे किसके पास? जिसके पास हम्म बड़ी क्षमता है लैंड करने की। हाँ हाँ अगर आप छोटी बैंक के पास जाओगे तो उसके पास क्षमता भी छोटी है। सो हाँ मैं हाँ समझता हूँ कि आई थिंक इट इज बेटर टू स्टे विथ सम ऑफ द लार्जर बैंक्स, क्योंकि अगला 5 या 10 साल का अगर इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन आपने सेट किया है, तो लार्जर बैंक्स में गिव स्मॉलर रिटर्न, बट दे विल नॉट इरोड योर कैपिटल, हम्म हम्म which हम्म is fundamentally very important according to me.
तो ये चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, जो फंडामेंटली मजबूत है वैसी कंपनियां, और बैंकिंग में आपको एसबीआई यहाँ पे पसंद भी है, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस के तौर पर आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, जहाँ पर आपके कंसिस्टेंट रिटर्न भी आएंगी, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लायर रिटर्न नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके लिए रिस्क भी कम होगा, आपका कैपिटल इरोजन भी नहीं होगा। ये देवेंद्र सर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, और कुछ बड़े नाम्स आपको लग रहे हैं जहाँ पे लार्ज कैप में रहना चाहिए, आपको लग रहा है कि ये ऐसे स्टॉक्स है जो पोर्टफोलियो के लिए बेहतर है, अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उसे ऐड किया जा सकता है? मे बी आई थिंक हम लोग जहाँ पे डीप वैल्यू बनती है उसके ऊपर ज्यादा नजर रखते हैं। हम्म, से फॉर एग्जांपल रिलायंस ग्रुप, से फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप, से हम्म, फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप, बजाज ग्रुप, कि जहाँ पे बिजनेसेस के अंदर दे यूज द टेक्नोलॉजी टू ड्राइव द बिजनेस। हम्म, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंटेलिजेंस के अंदर दे आर पुटिंग अक्रॉस द कंप्लीट इकोसिस्टम पर्टेनिंग टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, large language model, small language model, data center for computing. Everything is basically coming up into this particular vertical. At the same time, last mile connectivity through the Geo platform, completely integrated with each other. So customer को एक benefit ये मिलता है कि आपको पूरी इकोसिस्टम का एडवांटेज आपको उसके अंदर मिल जाता है। तो हम क्यों ये एग्जाम्पल के साथ में बात करते हैं, क्योंकि अगर आप फॉरेन कंट्री में हो और अगर आप सक्षम हो तो शायद आप एक्सपेंसिव वैल्यू के साथ में सम ऑफ द एआई कंपनीज यू कैन बाय। से फॉर एग्जांपल यू कैन बाय सेमीकंडक्टर कंपनीज लाइक सैमसंग, से फॉर एग्जांपल यू कैन बाय सेमीकंडक्टर कंपनीज लाइक एनवीडिया और इवन टीसीएमसी इन ताइवान। अगर आप वो कंट्रीज में नहीं हो, अगर इंडिया के अंदर ये काम दूसरी कोई कंपनी करने जा रही है, तो जो कंपनी काम करने जा रही है उसके लिए भी 5-7 साल का समय लगेगा, बट आपको अपॉर्चुनिटी यही स्टेज में मिलती है, बिकॉज वो 5-7 साल के अंदर जब भी कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट या उसके पहले कंप्लीट करेंगे, तो शायद आप आज की तारीख से इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो उसके अंदर आपको एडवांटेज मिलता है। एंड टुडे यू बाय कंपनी लाइक रिलायंस और यू बाय कंपनी लाइक अडानी एंटरप्राइज कि जो ये बिजनेस को इंक्यूबेट करते हैं, तो आपको एडवांटेज ये मिलता है कि अलॉन्ग विद अदर बिजनेस आपको ये बिजनेस कंपेरेटिवली फ्री में मिल रहा है। जैसे 2016-17 में जियो प्लेटफॉर्म का बिजनेस रिलायंस के अंदर कंप्लीटली फ्री मिल रहा था। टुडे जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यूएशन 10 साल के अंदर 10 लाख करोड़ हो चुकी है। तो जिन्होंने वो समय रिलायंस की इन्वेस्टमेंट किया तो उसको ऑटोमेटिकली एक एडवांटेज जियो प्लेटफॉर्म का मिल गया। सेम अप्रोच कि जियो इंटेलिजेंस, रिलायंस इंटेलिजेंस के अंदर अगर आप इन्वेस्ट आज करते हो तो अगले 3 या 5 साल के अंदर फ्रॉम जीरो वैल्यू टू सम वैल्यू, लार्ज साइज वैल्यू इज पॉसिबल। ये एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट करना न भी जानते हो तो ये एक अप्रोच के हिसाब से आप इन्वेस्ट करने का काम शुरू करें, जुड़ जाए, तो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन भी आपका बन जाएगा उसके अंदर। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग शॉर्ट टर्म और उन्हें लगता है शॉर्ट साइटेड होते हैं, वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब रिलायंस की वैल्यू और ग्रोथ तो देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ और कंपनी जो धीरे धीरे ग्रो कर रही है उनके अंदर, जिस तरह से एआई को लेकर काम चल रहा है, कल को जैसे जैसे वो यहाँ पर वैल्यू अनलॉक करेंगे उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा, ये लंबी अवधि की बात है। और वो पेशेंस जिनके पास है वही यहाँ पर इस मार्केट में वेल्थ क्रिएशन करेंगे। और कुछ बड़े ग्रुप्स के, कुछ स्टॉक्स के भी नाम सर ने आपके लिए बता दिए हैं। सर, मिड कैप रिकॉर्ड स्तरों के आसपास है, कमज़ोर बाजार में भी, क्या लग रहा है यहाँ पर भी कुछ ऐसे नाम हैं या कुछ मौके हैं जिनके साथ रहना चाहिए, जो आगे चल के मिड कैप से लार्ज कैप भी बनने की संभावनाएं दिख रही हैं आपको? वी आर फर्म बिलीवर ऑफ इट कि जो कंपनियां मिड कैप आज की तारीख में है, दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम लार्ज कैप्स इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द ग्रोथ दैट दे हैव शोन। For example, some of the companies which are catering to defense segment. For example, some of the companies which are catering to the, say, infrastructure segment. Companies which are catering to battery and energy segment. Companies which are catering to renewable power segment. तो अगर ये जो कंपनियां हैं मिड कैप्स के अंदर, वो कंपनियां उनके कस्टमर बड़े होने के साथ में वो कंपनी भी बड़ी हो जाती है। जैसे एक पुराने समय में ऐसा था कि जब भी मारुति आई थी इंडिया के अंदर, तो उसके साथ में जो ऑटोमोबाइल एंसिलरी बननी शुरू हुई, तो टुडे दो सम ऑफ द ऑटोमोबाइल एंसिलरीज बिकम द लार्ज साइज कंपनी, दे हैव बिकम द लार्ज कैप। तो ये तरीका रहता है जब भी कोई नई इंडस्ट्री शुरू होती है, जैसे रिन्यूएबल इंडस्ट्री की जिसकी हमने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की,
बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज की हमने बात की। तो ये जो जगह पे नई इंडस्ट्री जब ये शुरू होती है, तभी उसके अंदर जो मिड कैप कंपनियां वो इंडस्ट्री को आपको सपोर्ट करती है। तो वो टाइम के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो अगले 5 या 10 साल के अंदर उसके अंदर से वेल्थ निकलनी बहुत अच्छी तरह के संभावित है। फॉर एग्जाम्पल, विंडाकॉर्प जैसी एक कंपनी है। हमें 2016 के अंदर हमने करीबन 50 रुपए के आसपास ये कंपनी को स्पॉट किया था, क्योंकि दे हैव बीन कैटरिंग टू द लार्ज सेगमेंट ऑफ टू व्हीलर्स एंड दे विल आल्सो बीन कैटरिंग टू द फोर व्हीलर सेगमेंट, particularly commercial vehicle or even for that matter trucks। अगर हमने वो समय के अंदर देखा था कि ये कंपनी के अंदर अनेक प्रोडक्ट ऐसे आते जा रहे हैं कि जिसकी किट वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। जैसे उनके कस्टमर बड़े बनने होने शुरू हो गए, जैसे टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, अशोक लेलैंड है, वो हिसाब से कंपनी का भी सप्लाई वो कस्टमर्स को बढ़ना शुरू हो गया। एंड टुडे इफ यू सी दैट सेम कंपनी विथ 55 रुपी प्राइस देन has become 650 रुपी प्राइस टुडे। तो आप अगर देखो तो 10 साल के अंदर बदलाव देखो, तो 55 वाला स्टॉक 12 टाइम्स अप्रिशिएट हुआ है, 13 टाइम्स अप्रिशिएट हुआ है। सो हम ऐसा समझते हैं कि पेशेंस के साथ में खेलने की गेम है। 10 साल का व्यू अगर आपको मिलता है कोई अच्छी जगह पे, तो सम ऑफ द क्वालिटी मिड कैप्स कैन डेफिनेटली गिव यू दैट एडवांटेज, ऐसा हमारा मानना है। बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सपीरियंस जिस तरह से आप बोल रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ, सर ये कमाल की बात है, क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते, डायरेक्ट प्ले करने की कोशिश करते हैं। वो तो ठीक ही है, उसके साथ साथ जो एंसिलरीज यूनिट है, जो उनके सप्लायर्स है, की सप्लायर्स है, आगे और बड़े होंगे। अगर वो बिजनेस बड़ा होगा तो उस सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनीज आएंगी और उनके सारे सप्लायर्स भी साथ में बड़े होंगे। ये अगर आपने समझ लिया तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। सर आईटी पर लोगों की नज़र काफ़ी समय से है, लग रहा है कि अब यहाँ पर वैल्यू वाई आ रहा है, अब यहाँ पे सही समय है, रिजनेबल आ गया है। आपको लग रहा है कि अभी भी पेन यहाँ पर बचा हुआ है, अभी रुकना चाहिए आईटी को लेकर, और क्लैरिटी का इंतज़ार है कि एआई की वजह से कितना नुकसान इंडियन आईटी कंपनीज को हो रहा है? इस पर आपकी राय क्या है? या धीरे धीरे एक्यूमुलेशन शुरू करें एसआईपी के रूट के जरिए, या जैसे भी हो? काफी सरप्राइज हूँ एक्चुअली कि ये नैरेटिव मार्केट में बना हुआ है कि एआई के आने के साथ में आईटी कंपनी को नुकसान हो सकता है। ऑन द कंट्री में तो समझता हूँ कि एआई आता है तो आईटी कंपनी के लिए जो पिछले 30 साल के अंदर जो बिजनेस मिला था, वो 30 साल का बिजनेस अगले 10 साल में मिलेगा। दैट इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक बात जरूर है कि एआई इज अ परमानेंट डेवलपमेंट। जैसे इंटरनेट 90s के अंदर इंडिया के अंदर आया था, उसके बाद में आप 30 साल के अंदर इंटरनेट का प्रोग्रेस देखो। सो इट हैज बिकम अ परमानेंट डेवलपमेंट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, एज फार एज वर्ल्ड इज कंसर्न। आज की तारीख में छोटे से छोटा फार्मर भी होता है उसके पास से, उसको भी आज की तारीख के अंदर इंटरनेट की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू सी के व्हेन द रेन विल फॉल और व्हेन द क्रॉप विल हैव एनी इम्पैक्ट। इवन कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए उसको मोबाइल फोन की जरूरत पड़ती है जिसके अंदर इंटरनेट लगा हुआ है। तो हम लोग हमेशा ऐसा समझते हैं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इमर्ज होती है, तभी पहले एक घबराहट होती है। जब भी आईटी टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई थी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई थी, वो टाइम पे सबको लगता था कि इससे काफी लोग बेकार हो जाएंगे। आज एनालिस्ट को ऐसा डर लग रहा है कि एआई आने के साथ में काफी लोग बेकार हो जाएंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि एआई के आने से इंडियन आईटी कंपनी को बिजनेस जरूर मिलेगा। जो कंपनियां अलॉन्ग विथ आईटी बिजनेस है, उनको जो यूजर्स ऑफ एआई है उनको बिजनेस ज्यादा मिलेगा। जो कस्टमर को सर्विस आज आप दे रहे हो तो 1 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर, वो बिजनेस के अंदर आप सर्विस शायद आप 1 घंटे में या 2 घंटे में दे पाओगे, तो आपको उससे बिजनेस ज्यादा मिलेगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इंडियन आईटी कंपनी के लिए इससे सुहाना कोई अवसर हो ही नहीं सकता है। दे आर कैश रिच, दे हैव द एबिलिटी टू वर्क विथ एआई, they have the ability to produce results out of AI and their customer wants it। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि कस्टमर को एआई आने के बाद में आईटी कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा समझता हूँ वो लोग गलत है। भाई बिकॉज एआई आने के बाद इट इज लाइक दिस कि आपके घर के अंदर कोई गाड़ी दे भी दे, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आता है तो आप गाड़ी चला कैसे पाओगे? कस्टमर की भी सेम हालत होती है। एआई आपने दे दिया उसके घर के अंदर, अगर उसको यूज करने को नहीं आएगा एफिशिएंटली, उसका फायदा कैसे होगा उससे? तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज एन इम्पेरेटिव रिक्वायरमेंट। एवरी आईटी सर्विस कंपनीज विल बी कैटरिंग टू देयर कस्टमर इन अ वेरी लार्ज एंड सिस्टमेटिक मैनर।
और मैं ऐसा दूसरा समझता हूँ कि ये जो आईटी कंपनीज है उनको एक अच्छा अवकाश मिल रहा है अपने बिजनेस मॉडल को, रेवेन्यू मॉडल को बदलने का। अभी तक आईटी कंपनीज अपने कस्टमर को टाइम एंड एफर्ट बेसिस के ऊपर चार्ज करती थी। नाउ द आईटी कंपनीज हैव स्टार्टेड चार्जिंग टू देयर कस्टमर्स ऑन आउटकम बेसिस। हम्म। फॉर एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी है, ये कंपनी अपने कस्टमर का जो काम करती है, ऐसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर वो लोग काम करते हैं। उनकी बीएमडब्ल्यू के साथ में एक जेवी है। अगर बीएमडब्ल्यू पहले 3 साल या 4 साल के अंदर एक नया कार का मॉडल लॉन्च करता था, with the joint venture with Tata Technology, if they are launching a new model in 1.5 year time, so BMW is paying them a price for helping them to launch the model faster compared to 3 and 4 years, because उसका कामकाज आगे जोर से बढ़ रहा है। तो आई थिंक अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, एंड दोस कंपनीज विच आर कैटरिंग टू दिस एनवायरनमेंट इन दिस मैनर, आई एम नॉट सेइंग जनरलाइज करिए, बट सिलेक्टिव जो कंपनी ये काम करती है उनके लिए मेरे ख्याल से इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती है। दोस कंपनीज विच टुक 30 years to build, in next 10 years they will be replicating what they did in 30 years, ऐसा मेरा मानना है। ये तो ये बहुत अच्छे सलाह हैं, क्योंकि रेवेन्यू के जो मॉडल है वो बदल जाएंगे, तरीके बदल जाएंगे और चीज़ें नए तरीके से आएंगे। और आपने साफ कर दिया कि जो चीज़ें 30 साल में उन्होंने बिल्ड की है वो अब 10 साल में भी बन सकती, तो इस तरह के मौके भी आने वाले समय में दिखेंगे। लेकिन कौन सी आईटी कंपनियां हैं, ये इस पर ध्यान रखना अपना ज़रूरी है। कुछ नाम आपने बता भी दिए हैं जो किस तरह से काम कर रही हैं। सर, इसके अलावा कोई और स्पेस आपको लग रहा है जहाँ पे मौके दिख रहे हैं बियॉन्ड इसके? ओवरऑल अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। हाँ अगर हाँ। आपके फंड्स है तो सिस्टमेटिकली एलोकेट करने हैं। इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, हाँ अगेन हाँ। सेम आईटी का एग्जांपल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल साथ में जुड़ के आ रहा है। जो इंडिया की आईटी कंपनी ने 30 साल पहले जेनरिक ड्रग्स ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च करनी शुरू की थी, हम्म। लाइक्स ऑफ डॉक्टर रेडी, लाइक्स ऑफ हम्म। सिप्ला, सन फार्मा, और फॉर दैट मैटर एनी अदर कंपनी, जो लोग ने 30 साल पहले जेनरिक ड्रग्स लॉन्च करना शुरू किया था, एंड दे स्टार्टेड रजिस्टरिंग देयर प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो वो समय उनका जो मेन फोकस था कि कौन सी कंट्री के अंदर हमें माल बेचने की एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के अंदर हम सक्सेस हो सकते हैं। टुडे मेनी ऑफ दिस कंपनीज आर सेलिंग देयर ड्रग्स, जेनेरिक प्रोडक्ट्स, इन मोर देन 150 to 200 कंट्रीज, उधर उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। Today, these companies have advanced so well that they are now basically producing from generic to complex generics, specialty generic product बनाते हैं। यानी कि एक तरफ आपको रोग का निदान करना है, दूसरी तरफ आपको उसकी साइड इफेक्ट का भी निदान करना है। वो टाइप के कॉम्बिनेशन के साथ में प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं, एंड दैट इज वेयर दे सक्सेसफुली बीट द पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, दैट इज वेयर दे सक्सेसफुली ब्रिंग the better treatment for the patient, and in turn they earn more money out of it. So Indian pharmaceutical companies के लिए जेनरिक की जगह पे स्पेशलिटी जेनरिक्स, बायोसिमिलर, सीडीएमओ एंड एपीआई जैसे माध्यम से आप नए ड्रग्स लॉन्च करते जा रहे हो वर्ल्ड के अंदर, एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है। हम समझते हैं कि करीबन $300 बिलियन का नया मार्केट खुल रहा है इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए, and some of these select pharma companies will have relatively much better time, and with the AI helping them, जो ड्रग लॉन्च करने का कार्यक्रम था वो करीबन जो 36 महीने या 48 मंथ्स या 70 मंथ्स तक चलता था, दे नाउ होल्ड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लॉन्चिंग सच प्रोडक्ट्स लाइक इन 12 मंथ्स। जैसे कोविड के अंदर हमने एक्सपीरियंस किया कि वैक्सीन गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन 3 to 6 months। Similarly, these products, complex generic products, biosimilar products, they can get launched in a span of relatively shorter period of time. So हम समझते हैं कि इंडियन फार्मा कंपनी के लिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलना, एट द सेम टाइम उनका डिस्ट्रीब्यूशन का रीच होना, एंड देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स कमिंग इन एज अ स्वीट स्पॉट फॉर देम, एंड मे बी इन्वेस्टर के लिए भी। तो शायद आपको लंबे अरसे का इन्वेस्टमेंट का अच्छा एक आउटलुक मिल रहा है। एक ही चीज है ये सब चीज के अंदर, इसके अंदर हम जो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत जल्दी बन जाता है,
यहाँ पे हम हमेशा सलाह देते हैं इन्वेस्टर को, पैसा जल्दी तब बनता है जब आप पेशेंटली इन्वेस्ट करो तभी। ओके, तो पेशेंटली आपको इन्वेस्ट करना होगा। फार्मा में भी आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे हो सकता है। सर, वो आखिरी सवाल, आपको क्या इस बाजार में कोई ऐसा सेक्टर भी लग रहा है जहां पे रिस्क आपको ज्यादा दिख रहा है, उससे अभी दूर रहना चाहिए इन्वेस्टर्स को? रिस्क रहने वाला है, सेक्टर में ले है या कंपनी में रहे, हाँ। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई थिंक द रिस्क इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन अनसर्टेनिटीज। हम्म। और उसको जनरलाइज करना एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए जो आपका रिस्क है वो काफी जगह से आ सकता है। सपोज इफ योर कस्टमर इज डिफरिंग योर बिजनेस, रिस्क बन जाता है। सपोज इफ सम एडवर्स डेवलपमेंट्स हैपेंस, रिस्क बन जाता है। तो रिस्क तो रहने वाला है, बट आप रिस्क को कैसे मिटिगेट करते हो, ये सबसे बड़ी चीज है। एंड दैट इज वेयर आई थिंक वी बिलीव दैट रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। टिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट आप ना करें, रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें, तो शायद आपको ये चीज आपको इजीली आप मैनेज कर पाओगे। अगर आपने अच्छे तरह से आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चुन के रखा है और उसके साथ में एक निर्णय लिया है कि आप लंबे समय तक रहेंगे, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो रिस्क फैक्टर भी है वो शायद वो आपके लिए अच्छी तरह से मिटिगेट कर पाए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने एडवाइजर्स को चुनें और साथ साथ धैर्य के साथ उनके साथ बने रहें और लंबी अवधि के उनके विजन के साथ बने रहें, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में पैसे बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को काफी वैल्यूएबल गाइडेंस दी, उनको बताया कि क्या मंत्रा है, क्या गुरु मंत्रा है इन्वेस्टमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। इस तरह के दिग्गजों के साथ, मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ बड़े इंटरव्यूज के लिए आप बने रह सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ।